Hey everyone, welcome to all on your YouTube channel that is प्रभावी कंपटीशन हब। आई एम योर एजुकेटर शकुंतला गर्ग। तो आज हम जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर देखा कि हम जो है अकाउंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को किस किस टाइम पर। जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की, कोई डेथ होती है किसी पार्टनर की, उस टाइम पर हमें फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पुरानी जो पार्टनरशिप जो डीड होती है वो ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इससे देखो, आपकी जो है पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व होती है, आपकी फर्म तो डिज़ोल्व नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो क्या होगा कि जब हम फॉर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो जो पुरानी जो पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी, जो उनका एग्रीमेंट बनाया गया था, वो डिज़ोल्व हो जाएगा और नया एग्रीमेंट आ जाएगा। फॉर्म एज इट इज़ चलती रहेगी, उसी नाम से चलती रहेगी, बस उनका एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की अगर मैं बात करूँगी तो उस केस में फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगी, फॉर्म ही क्या हो जाएगी, आपकी डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है सभी पार्टनर बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोला इसने, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 की बात करें तो उसके अंदर अगर सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, अगर फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब फर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, फर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये एक्ट बताता है कि जो डिफरेंस है किसके बीच में, सभी फर्म के सभी पार्टनर्स के रिलेशनशिप जो है उनको ब्रेक हो जाना कुछ पार्टनर्स के बीच में, एंड यही क्या होती है, इससे क्या होती है, मतलब उनकी फर्म जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, वो जो है अपना काम करना बंद कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ज़रा देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, जैसे कि हमने पहले ही बोला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्या होगा कि जो पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप पहले से चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्म जो है वो चलती रहेगी, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर का उसे चेंज कर दो तो उससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने पहले जो है ABC पार्टनर थे, वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट रेशियो किस में, 2:3:1। उसके बाद में हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके उसको 1:1:1 कर दिया। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर उनके जो पार्टनरशिप जो है वो जो है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, लेकिन फॉर्म तो एज इट इज़ काम कर रही है ना, फर्म तो एज इट इज़ काम कर रही है। और कैसे हो सकता है, कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन ले लेता है, अब अगर फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, लेकिन आपकी फर्म डिज़ोल्व नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप जो है वो चेंज हो जाएगी, पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है किसी पार्टनर की, कंप्लीशन ऑफ वेंचर अगर पार्टनरशिप फॉर्म की गई है उसके लिए, या फिर कोई पार्टनरशिप का पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 6 महीने के लिए आप जो है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में आए, 6 महीने तक आप जो है काम किया आपने, अब जब वो पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया तो उससे क्या है, आपकी जो पार्टनरशिप जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और फिर नई आप दोबारा से उसे शुरू करोगे। तो ये तो की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, फॉर्म आपकी एज इट इज़ काम करती रहेगी। जैसे कि अगर आपकी फर्म जो है वो XYZ नाम से अगर कोई आपकी फर्म चल रही है तो वो XYZ नाम से चलती रहेगी, सिर्फ से और सिर्फ क्या होगा, आपकी जो पार्टनरशिप जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आती है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब हम बात करेंगे फर्म की ही डिसोल्यूशन हो जाना, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के अंदर देखिए क्या होगा,
अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करते हैं, वो टेक प्लेस होगी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। मतलब वो जो है दो तरीके से, कोई ऐसे भी हो सकती है। मतलब एक तो क्या है, बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के, मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हो, अपना बिजनेस ही बंद करना चाहते हो, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और आपको जो है मजबूरन उसे बंद करना पड़ेगा। तो किसी भी वे में अगर हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उससे आपकी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, तो डिसोल्यूशन जो है अगर हम फर्म की बात करें तो वो फॉलोइंग तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे डिसोल्यूशन हो सकती है? एक एग्रीमेंट के द्वारा या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकती है। एग्रीमेंट के द्वारा कब होगी? जब आप जो है अपनी मर्ज़ी से फर्म को जो है डिसॉल्व करना चाहोगे। इट मीन्स आप एक एग्रीमेंट तैयार करोगे और एग्रीमेंट तैयार करके आप जो है अपनी फर्म को ख़त्म कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। इसमें मेन क्या है, सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, मतलब सभी पार्टनर एग्री करें उस चीज़ पे, और साथ ही साथ जो है ये सभी पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर हम कंपलसरी डिसोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, फर्म कंपलसरी हो जाता है, फर्म के लिए मजबूरी हो जाती है कि उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर देखिए क्या क्या केस होते हैं। जब सभी पार्टनर या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सक्षम नहीं है, तो सभी पार्टनर के लिए मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर जो बिज़नेस है फर्म का वो इल्लीगल है। इल्लीगल का मतलब क्या है, आप जो है लॉफुल काम नहीं कर रहे हो, इल्लीगल तरीके से कोई भी काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप अपने बिज़नेस को बंद कर दीजिए, अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दीजिए। या फिर जब कोई इवेंट जो है वो टेक प्लेस होता है विच मेक इट अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन पार्टनरशिप। एग्जाम्पल, व्हेन अ पार्टनर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम एन एलियन एनिमी बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर विद हिज कंट्री एंड इंडिया। या फिर देखो क्या होता है, कोई इवेंट ऐसा हो जाता है जिससे कि क्या है, कोई भी एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को कैरी कर रहा होता है वो अनलॉफुल बन जाता है। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक फर्म है XYZ, उसके अंदर जो है एक पार्टनर ए काम कर रहा है। ए पार्टनर जो है वो किसी अनदर कंट्री का है, अनदर कंट्री का क्या है, कोई अनदर कंट्री से जो है वो इस फर्म के अंदर मतलब एंगेज हुआ है। लेकिन कोई वॉर हो जाता है और वॉर होने की वजह से उस कंट्री के बीच में वॉर हो गया, तो उससे क्या हो गया कि अब वो जो पार्टनर है वो एलियन कंट्री का पार्टनर बन गया। राइट, वो क्या बन गया, एलियन कंट्री का अब वो पार्टनर बन, तो वो एलियन एनिमी बन गया। क्यों? क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो गई उसकी कंट्री और इंडिया के बीच में। तो अब उसकी वॉर की वजह से वो क्या है, वो एलियन एनिमी बन गया। तो इसलिए कंपलसरी हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना, उसे ख़त्म करना। नेक्स्ट आपका केस क्या आता है, अगर कोई सर्टेन कंटिजेंसी हो जाती है तो अगर मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कब? अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम के लिए हुआ और वो टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब आपने 6 महीने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका 6 महीने पूरे हो गए, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपनी पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। या फिर इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन देयरऑफ। या फिर आपने पार्टनरशिप फर्म इसलिए बनाई थी कि आप जो है एक या एक से ज़्यादा वेंचर को कैरी आउट करोगे और उनमें से जो भी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसे छोड़ दोगे, तो वो आपका पूरा हो गया। या कोई पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, या फिर जो है कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो उन सभी केस के अंदर क्या होता है, पार्टनर जो है उसे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। एक नोटिस देकर भी आप जो है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, देखिए अगर हम पार्टनरशिप एट विल की बात करें तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है पार्टनरशिप को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म जो है वो डिसॉल्व कर सकती है अगर कोई भी पार्टनर नोटिस दे दे राइटिंग के अंदर दूसरे पार्टनर्स को और उसके ऊपर मेंशन कर दे कि उसे फर्म को डिसॉल्व करना है,
तो वो क्या कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। या फिर कोर्ट ने कोई भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दिया, तो अगर पार्टनर के सूट की अगर हम बात करें, कोर्ट जो है वो भी ऑर्डर दे सकती है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का। और वो कैसे, किस किस ग्राउंड पे ऑर्डर दे सकती है? अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसेन हो गया है, इंसेन का मतलब क्या है, पागल हो गया है, या फिर कोई पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकैपेबल है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में एक पार्टनर के रूप में, तो भी क्या हो जाएगा, उसे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली जो है 5 जहाँ पर रीजंस है जिस वजह से एक फर्म जो है, एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। एग्रीमेंट से, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कोई सर्टेन कंटिजेंसी के इवेंट हैपन होने से, या फिर नोटिस देके, या फिर कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व करके, ये जो है आपकी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो सकता है। आगे देखिए कोर्ट और क्या क्या किस किस केस में कह सकती है कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर लीजिए। अगर कोई पार्टनर जो है वो गिल्टी है अपने मिसकंडक्ट को लेके, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट पड़ा है फर्म के बिज़नेस के ऊपर, तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो ये बोल सकती है कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लीजिए। या फिर कोई पार्टनर जो है परसिस्टेंटली मतलब कॉन्टीन्यूसली जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करता आ रहा है, तोड़ता आ रहा है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो ब्रेक हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट क्या केस हो सकता है? अगर कोई पार्टनर है उसने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है फर्म का वो ट्रांसफ़र कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो उस केस में भी उन्हें पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी पड़ सकती है। या फिर फर्म का जो बिज़नेस है वो कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, वो मतलब कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, मतलब लॉस पर ही चलता जा रहा है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। वैन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड्स डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, या फिर किसी ग्राउंड पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिसोल्यूशन करना ही बेस्ट ऑप्शन है इस चीज़ का, तो उस केस में भी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर्स को डिसॉल्व करनी पड़ सकती है। तो ये बेसिकली कुछ एक ग्राउंड है जिसके बेस पर फर्म जो है वो क्या कर सकती है, पार्टनरशिप जो पार्टनर्स हैं उन्हें अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। अब जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप और डिसोल्व फर्म, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब हम कब बोलेंगे कि ये यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है या यहाँ पर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है? तो सबसे पहले आता है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद होता है या नहीं। तो अगर हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन में बात करें तो उस केस में बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होता, उस केस में सिर्फ पार्टनरशिप जो होती है ना वो डिसॉल्व होती है और बिज़नेस जो है वो एज इट इज़ चलता रहता है। और अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो उसमें जो बिज़नेस जो होगा फर्म का वो क्या होगा, वही बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी की सेटलमेंट करते हैं या नहीं करते? तो पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है तो उस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है और नई बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो उस केस में आप अपनी एसेट्स को तो बेच देते हो और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर देते हो। फिर आती है कोर्ट इंटरवेंशन, क्या कोर्ट बीच में इंटरफेयर करती है या नहीं करती? तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है, कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा डिसॉल्व होती है, हर पार्टनर जो है वो आपसी सहमति से ही उसे डिसॉल्व करता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर जो है वो क्या है, उसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स के बीच में वो कंटिन्यू करता रहेगा थ्रू अ चेंज्ड फॉर्म, एक चेंज्ड फॉर्म के अंदर। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो उसके अंदर इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स का वो कंटिन्यू रहेगा, बस एक उनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट होता है क्लोजर ऑफ बुक। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर आपको जो है कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बिज़नेस यहाँ पर बंद नहीं होता, तो इसलिए बुक्स क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या होगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्या करने पड़ेंगे, अपने क्लोज करने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपके क्या थे, कुछ एक डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि हम अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे करेंगे। अगर डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का तो किस तरह से अकाउंट सेटल किया जाएगा। तो देखिए फर्म के डिसोल्यूशन के केस में फर्म क्या हो जाती है, सीज टू कंडक्ट बिजनेस एंड हैज़ टू सेटल इट्स अकाउंट। फर्म को क्या करना पड़ता है, अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ता है, उसके अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है। इस पर्पज़ के लिए वो क्या करती है, अपनी सारी की सारी एसेट्स जो उसे बेच देती है ताकि जितना भी उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है उनकी पेमेंट की जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर हम एग्रीमेंट
पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट की बात करें तो फॉलोइंग रूल्स जो कि प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 48 के अंदर, सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 के अंदर जो फॉलोइंग रूल्स अप्लाई किए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें क्या क्या रूल्स है, सबसे पहले है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो देखिए लॉस के अंदर आपकी क्या आती है, डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल। तो लॉसेस जिसके अंदर डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल इंक्लूड होती है वो आपके पे करनी होगी आपको। तो जिसमें वो आपकी कैसे पे की जाएगी, सबसे पहले तो आप अपने लॉस को प्रॉफिट में से पे करेंगे, उसके बाद में पार्टनर्स की कैपिटल में से पे किया जाएगा। लास्ट में अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो पार्टनर्स जो है वो इंडिविजुअली पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से उसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये है लॉस की ट्रीटमेंट। तो लॉस की ट्रीटमेंट कैसे होगी, सबसे पहले प्रॉफिट से, उसके बाद में पार्टनर्स की कैपिटल से, और अगर फिर भी बचता है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेकर आएंगे इसे। इसके बाद में आता है एसेट्स की एप्लीकेशन, कि एसेट्स की एप्लीकेशन की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो जो फर्म की एसेट्स है जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कोई भी सम अगर पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है कि वो क्या कर सके, डेफिशिएंसीज जो है कैपिटल की उसको पूरा कर सके, वो भी आपका इस तरह से किस मैनर में अप्लाई होगा। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पे करेंगे फर्म के डेट जो कि थर्ड पार्टी उसको लेकर है। In paying each partner proportionately what is due to him her from the firm for advances as distinguished from capital। मतलब फिर हम क्या करेंगे, हर एक पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे जो भी उसका बकाया रहता है फर्म से। ठीक है, फिर वो चाहे एडवांस में है, जो उसकी कैपिटल के अलग जो उसका एडवांस में होगा वो उसकी पेमेंट की जाएगी। मतलब सबसे पहले तो आउटसाइडर्स को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हर एक पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे जो भी उनका बकाया रहता है उनकी कैपिटल से, और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो देखिए इसीलिए जो अमाउंट जो आपकी एसेट से रियलाइज्ड होगी, जो अमाउंट आपको एसेट्स को बेचने से मिलेगी ना, वो आप क्या करोगे, पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट करोगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको यूज़ करोगे आउटसाइडर को लायबिलिटी को पे करने के लिए। जैसे कि आउटसाइडर्स कौन होगा, आपके क्रेडिटर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। ओके, एंड फिर अगर बैलेंस अगर कुछ भी बचता है तो आप क्या करोगे, उसको आप लोन रीपे करने पे यूज़ करोगे पार्टनर्स का। ओके, और फिर अगर कुछ अमाउंट लेफ़्ट हो जाती है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के सेटलमेंट के लिए, और फिर अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है एसेट्स की ट्रीटमेंट करेंगे। हमने अभी लॉस की ट्रीटमेंट और एसेट्स की ट्रीटमेंट को देख लिया कि हम किस तरह से जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात आती है प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स। अगर प्राइवेट डेट्स है या फर्म डेट्स है तो कैसे करेंगे। तो देखिए जहाँ पर दोनों ही डेट होते हैं फर्म के एंड प्राइवेट डेट जो है पार्टनर का वो भी एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, और ये रूल आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 49 में डिफाइंड है। तो वो क्या है, देखिए जो फर्म की प्रॉपर्टी जो है ना वो सबसे पहले तो यूज़ की जाएगी किसकी पेमेंट के लिए, डेट की पेमेंट के लिए। फर्म के जितने भी डेट होंगे उनकी पेमेंट के लिए आप फर्म की प्रॉपर्टी को सबसे पहले यूज़ करेंगे। फिर अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा उनके क्लेम्स के अकॉर्डिंग, जिसको कि उनकी प्राइवेट लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर किसी भी पार्टनर की है उसको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे उसके प्राइवेट डेट्स की पेमेंट करने के लिए, और अगर कुछ बच जाता है तो फिर उसको यूज़ किया जाएगा फर्म के डेट्स की पेमेंट करने के लिए। और अगर फर्म की लाइबिलिटी जो है अगर वो एक्सीड हो जाती है फर्म की एसेट से उसी केस में। तो बेसिकली यहाँ पर अब हमने देख लिया प्राइवेट डेट और फर्म डेट। मतलब सबसे पहले हमने देखा लॉसेस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कि लॉस को सबसे पहले हम प्रॉफिट में से लेंगे, फिर पार्टनर्स की कैपिटल से, और फिर अगर कुछ बचता है तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी। फिर उसके बाद में हमने जो है देखा कि हम जो है प्राइवेट डेट फर्म डेट्स कैसे करेंगे, एसेट्स के डिस्पोजल कैसे करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, वो सब हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया। अब बाद में अब आपका आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि एक्चुअल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इनका। तो देखिए ज़रा, जब फर्म डिसॉल्व होती है ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उनको क्लोज कर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अराइज होता है एसेट्स को रियलाइज़ करने पर और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने पर उसको निकाला जाता है।
तो इसी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकें, नेट इफ़ेक्ट पता लगा सके, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है उसका पता लगा सके एसेट्स को बेचकर और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करके, जिसको कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, देखिए सारे की सारी एसेट्स किसको छोड़ के, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर जितनी भी एसेट्स है और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है उसको हम अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई एसेट्स बेच दी, कोई लाइबिलिटी की आपने पेमेंट कर दी या कोई रियलाइजेशन का खर्चा आया है, और फिर जो बैलेंस होगा इस अकाउंट का उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बोलेंगे रियलाइजेशन का, जिसको कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भेजा जाएगा। ये देखिए ये होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसको ज़रा ध्यान से देखना है हमें। इस साइड होता है आपका पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, लॉन्स टू अदर पार्टी, BR, सन्ड्री डेटर, कैश, सन्ड्री डेटर, यहाँ तक हमने सारी हमारी एसेट्स लिख ली। यहाँ पर देखिए बैंक लोन, मॉर्टगेज, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सारी लाइबिलिटी लिख दी, इस साइड सारी एसेट्स लिख दी। अब क्या होगा, एसेट्स की जो पेमेंट होगी जितनी भी रियलाइज़ होगी जब वो आपकी आएगी इधर इस साइड में, और जो लाइबिलिटी है वो सारी आएगी इस साइड। तो अगर हमने मान लीजिए एसेट्स बेच दी तो कैश या बैंक जो है आपका क्रेडिट साइड में आएगा। फिर अगर एसेट्स किसी पार्टनर ने ले ली तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, या फिर कोई अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने कोई लॉस ट्रांसफ़र कर दिया है वो भी इधर ही जाएगा, या आपने लॉस ट्रांसफ़र किया है किसी पार्टनर के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, वो भी यहाँ जाएगा। फिर आती है लाइबिलिटी की, अगर आपने पेमेंट कर दी तो कैश बैंक यहाँ हो जाएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या कोई प्रॉफिट है तो वो सब आपका इस साइड आएगा। तो ये आपका बेसिकली आपका क्या है, फॉर्मेट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का। तो इसको ज़रा ध्यान से कर लीजिए। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए ज़रा क्या क्वेश्चन कह रहा है। सुप्रिया एंड मोनिका पार्टनर है जो कि क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक सेकेंड, यस, सुप्रिया एंड मोनिका पार्टनर है जो कि प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं 3:2 में, और ये उनकी बैलेंस शीट जो है मार्च 31, 2020 की आपको जो है वो नीचे गिवन है। ये यहाँ पर लाइबिलिटी, इधर एसेट्स। फॉर्म जो है वो आपकी 31 मार्च 2020 को डिसॉल्व हो रही है। आपने बुक्स को क्लोज़ करना है इन इन्फॉर्मेशन के साथ। डेटर रियलाइज्ड हुए हैं 5% डिस्काउंट पे, स्टॉक रियलाइज्ड हुआ है 7,000 रुपये पे, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हुई है 42,000 पर, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1500, क्रेडिटर जो है उनको फुल पेमेंट कर दी, और आपको इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पर। तो मैं आपका इसको रियलाइजेशन अकाउंट बना देती हूँ, जर्नल एंट्री आप खुद से कर लेंगे। तो देखिए ज़रा, पहले तो हम इसमें देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम दे रखी है। आपको बैलेंस शीट में गिवन है स्टॉक 7500, सन्ड्री डेटर 21,000 और फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है 36,500। तो इनको हमें जो है लिखना है आपके डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। तो ज़रा यहाँ देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये तीनों चीज़ें लिखी हैं नहीं, ये रही, स्टॉक 7500, सन्ड्री डेटर 21,500, फिक्स्ड एसेट्स 36,500, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर। अभी यहाँ पर हम आगे देखते हैं लाइबिलिटी क्या थी आपकी। इसमें लाइबिलिटी आपकी दे रखी है सुप्रिया कैपिटल, मोनिका कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर और जनरल रिज़र्व। सन्ड्री क्रेडिटर 48,000, जनरल रिज़र्व 13,500, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर 48,000 और क्या रहेगा आपका, जनरल रिज़र्व जो है वो तो पार्टनर्स के बीच में जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा, पार्टनर्स की बैलेंस शीट में ही चला जाएगा। तो सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर 48,000 जाएगा। अब हमारी एडजस्टमेंट करनी है। डेटर को आपने 5% डिस्काउंट पर बेचा है, तो डेटर आपके थे कितने के, ज़रा देखें अगर हम, तो आपके डेटर बनते हैं 21,000 के। कितने के बनते हैं, 21,000 के। तो उसके ऊपर अगर आप 5% डिस्काउंट लगाते हो तो आपके डेटर बनेंगे 20,425 के,
अगर हम उस पर बनाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट में कितना डाल दिया, इधर 20,425 आपने डाल दिया ना, ठीक है। अब इसी तरह आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोल रखा है आपको। उन्होंने कहा है स्टॉक 7,000 का बेचना है, फिक्स्ड एसेट्स 42,000 की और एक्सपेंस 1,500। तो ठीक है, सारा कुछ उसने खुद ने ही दे दिया कि आपने ये इसी में बेचना है। तो ये देखिए स्टॉक 7,000 में, फिक्स्ड एसेट्स 42,000 में, ये एज इट इज़ हमने लिख ही दिया। क्रेडिटर आपके 48,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं भी दे रखी है आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो भी आपको लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी ही करनी है, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आगे देखिए क्रेडिटर्स को हमने फुल पे कर दिया, तो ये आपकी सारी की सारी हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ पर कर दी हैं। आगे आपने क्या करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट डालना है इसमें। ये देखो, ये यहाँ पर सब हो गया। यहाँ पर ये सेल करने की एंट्री हो गई, यहाँ पर एसेट्स ट्रांसफ़र, फिर बैंक में क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है सुप्रिया की कैपिटल और मोनिका की कैपिटल में, और ये आ गया आपका प्रॉफिट, और ये दैट्स इट। तो ये क्या था आपका रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरह से बनेगा। और आपको अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसमें रिजर्व आ जाएगा और आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, दैट्स इट। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज़ की। तो जर्नल एंट्रीज़ हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं, अगर आपने एसेट्स ट्रांसफ़र की है तो एसेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए आप क्या एंट्री करते हो। तो एसेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए हम एसेट्स अकाउंट के अंदर एसेट्स को भेजेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारी एसेट्स लिखी जाती है ना, तो इसीलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और सारी एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर आती है लाइबिलिटीज़ के ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको पता है लाइबिलिटीज़ जो है वो सारी आपके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं, तो इसलिए उसकी एंट्रीज क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखिए, ओके, ये हो गई ना। फिर आती है एसेट सेल करने की। तो आपको पता है एसेट सेल कहाँ होती है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जो है एसेट सेल लिखते हैं। तो जब क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो इसमें आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आती है अगर एसेट्स कोई पार्टनर ले लेता है, तो पार्टनर ले लेगा तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, तो फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, तो हम क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आती है अगर कोई लाइबिलिटी जो है जिसमें कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि वो डिस्चार्ज करेगा, तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में आता है, मान लीजिए आपने सेटलमेंट करना है क्रेडिटर्स के एसेट्स ट्रांसफ़र करके। जब क्रेडिटर एसेट्स को फुल में एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनल सेटलमेंट जो है वो अकाउंट की हो जाती है, कोई भी जनरल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेकिन अगर क्रेडिटर एसेट्स का सिर्फ कुछ एक पार्ट ही एक्सेप्ट करता है और बाकी की पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उस केस में आपकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट की होगी। कितने की, कैश पेमेंट की होगी। वो जो एसेट्स लेगा उसकी आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाऊँ, मान लीजिए कोई क्रेडिटर है तो उससे क्या है 10,000 जो है वो उसने क्या करना है, ऑफिस इक्विपमेंट के लेने हैं। 8,000 जो है वो तो उसने क्या कर लिया, कोई भी सामान ले लिया, एसेट्स ले ली, और 2,000 जो है वो कैश में पे कर रहा है, तो उसकी एंट्री जो है वो सिर्फ 2,000 वाली होगी, 8,000 वाली नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई भी क्रेडिटर है वो एक्सेप्ट करता है कोई एसेट्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी ड्यू अमाउंट से, तो वो क्या करेगा, जो भी पे करेगा कैश फर्म को, जो भी डिफरेंस आता है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो वो कहाँ लिखा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर पे कर देता है फर्म के बिहाफ पर, तो वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर आती है अगर कोई पार्टनर एग्री कर लेता है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करेगा, तो सेम वही पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, ओके। और अगर मान लीजिए कोई भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कौन जो है वो पे करेगा एक्सपेंसेस को, तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक्सपेंसेस जो है वही पार्टनर बियर करेगा जो कि एग्री करता है, ओके।
फिर एंट्रीज आती है, मान लीजिए कोई भी रेमुनरेशन देनी है पार्टनर को जो कि डिसोल्यूशन का काम लेने का जिम्मा उठाता है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब आपके डेबिट में ही आएगा क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं खर्चे हैं। फिर आता है अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जैसे गुडविल इंक्लूडेड है, तो उसको अगर रियलाइज़ करोगे मतलब उसको बेचोगे तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपकी कुछ एक जनरल एंट्रीज। उसके बाद में और भी है, मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है। अब अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है उनको कहाँ लिखा जाएगा, उनको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो इसलिए हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई प्रॉफिट एंड लॉस जो है रियलाइजेशन का वो ट्रांसफ़र करना है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आती है अगर कोई लोन की सेटलमेंट करनी है फर्म के द्वारा टू पार्टनर्स को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन्स टू पार्टनर अकाउंट। कोई जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है तो जैसे पहले करते आ रहे थे, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी अगर मान लीजिए फिक्टिशियस एसेट्स है उसको ट्रांसफ़र करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू फिक्टिशियस एसेट्स। और कोई अगर लोन की पेमेंट करनी है जो कि पार्टनर्स के लिए ड्यू है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। और अगर आपने पार्टनर्स के अकाउंट को ही सेटलमेंट करना है तो देखिए क्या होगा, आपको पार्टनर्स के कैपिटल को पे करना होगा, तो मतलब बैंक पैसा जाएगा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। और वहीं अगर मान लीजिए बैलेंस जो है वो पार्टनर्स को पे करना है जिसकी अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, तो अब क्या है, हम उनसे पैसा लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कुछ एक आपकी जर्नल एंट्रीज थी। आप चाहो तो ये क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं जो है इसे स्किप कर रही हूँ, बट आप जो है इसे पॉज करके आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा ये। आप इन क्वेश्चंस को चाहो तो सोल्व कर सकते हो। आई थिंक ये बस यहाँ पर ये चैप्टर छोटा ही था और ये ख़त्म हो गया है, बट फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। येस, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था और बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इजीली इसे जो है कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और येस, ये जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन हैं आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा, जो ये छोटे क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं उनको, ठीक है। तो मैं एक बार ये पूरा चैप्टर आपको भेज देती हूँ, ये लो, ताकि आप अगर चाहो कहीं पर भी पॉज कर सकते हो और आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।